राजस्थान पर वक्त तो चला है 5 के प्रहार का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है एक देश एक चुनाव, केंद्र का बड़ा दाव। देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की राहें अब आसान हो गई है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। शीतकालीन सत्र में एनडीए की सरकार ये बिल संसद में लेकर के आई। हालांकि इसके बाद आगे का सफर कोई बहुत ज्यादा आसान नहीं रहने वाला। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी की जरूरत है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में बिल लेकर के आएगी संसद में। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा लोगों से किया था। हालांकि कांग्रेस समेत कई दल इसका विरोध कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? सरकार कांग्रेस के विरोध को और अपने अंदर के अंतर विरोध को कैसे शांत करेगी? ये बड़े सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव की बारी, केंद्र की तैयारी। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। विपक्ष का विरोध दरकिनार, बिल के लिए केंद्र तैयार। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कही जा रही है उसको लोकसभा में पेश किया जाएगा, पर इस बार एनडीए के पास इतना संख्या बल नहीं कि वो ऐसे कोई भी संशोधन कर सके। एक देश एक चुनाव, केंद्र का बड़ा दाव। तो एक देश एक चुनाव को लेकर के देश में एक बार फिर से चर्चा है। क्या मोदी सरकार इससे लागू कर पाएगी और संसद में बिल आकर के क्या इसे धरातल पर उतारा जाएगा? कैसे उतारा जाएगा, इससे लेकर कार्य योजना क्या होगी? ये तमाम सवाल एक एक करके हमारे सामने अब आने वाले हैं, क्योंकि इसे लेकर के कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। आज हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। क्या फायदे, क्या नुकसान, क्या चुनौतियां। सबसे पहले तो हमारे साथ जो खास मेहमान, उनका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं इस वक्त और एक एक करके और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी कि अब कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को लेकर के मंजूरी दी है। आपको क्या लगता है कि कितनी इसकी राहें आसान होने वाली है? क्या इसकी राह में रोड़े हैं? कितनी चुनौतियां हैं? आशुतोष जी। देखिए हेमंत जी, एक देश एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मुद्दों में से एक रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी ने आज इसकी घोषणा की है कि वो एक देश एक चुनाव का बिल शीतकालीन सत्र में लाने वाले हैं। निश्चित तौर पर बाहरी तौर पर देखें तो यह एक बहुत अच्छा प्रयास लगता है, क्योंकि हम देखेंगे कि 1952 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस समय लगभग 60 पैसे प्रति वोटर इस चुनाव आयोग का खर्च या सरकार का चुनाव पर खर्च होता था, जो बढ़कर के 2020 तक बढ़कर के लगभग 46 रुपए प्रति वोटर पहुंच गया है। ऐसे में बार बार चुनाव की जो प्रक्रियाएं होती हैं, कभी लोकसभा चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा चुनाव होते हैं, नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, उसकी वजह से जो आचार संहिता लगती है उससे सरकारी काम बाधित होते हैं। तो निश्चित तौर पर बाहरी तौर पर देखने पर एक बहुत अच्छा एक आकर्षक प्रस्ताव है, लेकिन यहां तकनीकी कई सारी दिक्कतें हैं, संवैधानिक दिक्कतें हैं। संविधान में संशोधन की आपको लगभग 4 से 5 बार संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देश में अलग अलग टाइम पर लगभग हिंदुस्तान की आप बात करें तो ऐसे कोई 2-3 महीने नहीं गुजरते हैं जब देश में कहीं ना कहीं चुनाव नहीं हो। संविधान हर एक का कार्यकाल फिक्स किया हुआ है। राज्य सरकारों के लिए, लोकसभाओं के लिए 5 साल का कार्यकाल है। ऐसे में क्या इन तमाम कानूनी अड़चनों के साथ में जो विपक्ष के आरोप हैं कि सरकार
सरकार एक तरीके से चुनाव पर कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि अगर एक समय में चुनाव होंगे तो बार बार जिस तरह की विपक्ष कहता है कि जिस तरह की मैनिपुलेशन की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। तो क्या वाकई विपक्ष का यह आरोप सही है? यह भी भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र की सरकार को जनता के बीच में सिद्ध करना पड़ेगा कि यह चुनाव देश के लिए कितना श्रेयकर और हितकर है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो मुझे लगता है कि एक आकर्षक प्रस्ताव है, लेकिन राह में अड़चनें बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व राष्ट्रपति गोविंद के अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट तो सौंप दी है, लेकिन क्या लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल सरकार पास कर पाएगी? और क्या सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध विपक्षी पार्टियां नहीं करेंगी? यह भी एक देखने वाली रोचक बात होगी। हेमंत जी। बिल्कुल आशुतोष जी, और इसके फायदे भी हैं तो कई चुनौतियां भी हैं, इसकी राह में रोडें भी हैं। ये इतना आसान नहीं है कह देना और लागू करना धरातल पर, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन पौरुष भारद्वाज हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पौरुष जी, आज जब कैबिनेट ने इसे पास किया, इस प्रस्ताव को, रामनाथ कोविंद की कमेटी के प्रस्ताव को रिपोर्ट के बाद में, तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बोले कि ये चलने वाला नहीं है, जुमला है। ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस पार्टी को कि ये चलने वाला नहीं है, जबकि दुनिया के कई विकसित देश हैं जहां पर अभी भी एक साथ चुनाव होते हैं पूरे देश में, जिसमें अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, स्वीडन भी है, कनाडा भी है। जी बोलिए। देखिए हेमंत जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले आपका ध्यान उस बात पे दिलाना चाहूँगा कि जब 2013 में नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब इनके जो मुद्दे हुआ करते थे वो हुआ करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिला अत्याचार, और अब की बार मोदी सरकार। और उसके अलावा इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम लोग सरकार में आ जाएंगे तो हम इतनी महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें 30 रुपये ले आएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये ले आएंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, साथ ही और भी इस तरह के बहुत सारे जो लोग लुभावन वादे थे। उसके बाद में जब ये सरकार में आए और इनका जब प्रत्यक्ष पाला पड़ा सरकारी कामकाज से, तब इनको पता पड़ा कि कांग्रेस का मैनेजमेंट जो था वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, हम उसके आगे कहीं पर भी नहीं टिक पा रहे। उसके बाद में इन्होंने देखिए कि अपनी जेब पिटाने के लिए इन्होंने जिस प्रकार के प्रयोग किए, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी का प्रयोग हो, चाहे वो नया संसद भवन बनाना हो, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो प्रयोग किए वो सब जो बुरी तरह धराशायी हुए और उसका दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ा। अब देखिए, अब वाली जो बात है तो निश्चित तौर पर अब इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शगुफा छोड़ा। मैं शगुफा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि प्रायोगिक तौर पर इसको लागू करना कहीं पर से दूर दूर तक भी संभव नहीं है। इसके लिए देखिए, इनको कई तो संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे और इनको कई राज्यों के विधानसभाओं से जो है वो अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। क्या इनका दोनों सदनों में इनके पास इतना बहुमत है कि ये संविधान संशोधन कर पाए? ये नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जो सरकारों का जो अलग अलग समय पे सब सरकारों के कार्यकाल पूरे होने हैं, तो क्या आप किसी का विधानसभा का कार्यकाल पूरा करके उसको साल या 2 साल तक क्या आप उसको बिना चुनाव के, बिना सरकार के, बिना जनप्रतिनिधि के वहां पे सरकार चलाना चाहते हैं? या फिर क्या आप किसी सरकार को समय से पहले 2 साल पहले या 3 साल पहले बर्खास्त करके वहां की जनता को लोकतंत्र से महरूम रखना चाहते हैं? ये ऐसा नहीं चलता है लोकतांत्रिक देशों में। आपका स्टैंड, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? आप एक देश एक चुनाव के पक्ष में है या नहीं है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और देखिए, समय समय पे जो चुनाव होते हैं वो जनता अच्छा, एक साथ देश में आप ये कहना चाहते, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो तो लोकतंत्र की रक्षा नहीं होगी, और जहां पर पूरे एक साथ चुनाव हो रहे वहां लोकतंत्र नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? स्वीडन सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। देखिए जिन देशों का आपने जिक्र किया वो देश निश्चित तौर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से छोटे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत से छोटे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपसे जो बात कही, आप सपोज कीजिए कि 2029 में अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए जा रहे हैं, तो 2027 में होने वाले चुनाव में, 2026 में होने वाले चुनाव का क्या करेंगे? ये पूछिए आप इनसे। उसके बाद में जो 2030 में, 2031 में, 2032 में जो चुनाव होंगे, तो एक तरीके से देखा जाए तो आधा देश जो है वो सरकारों के कामकाज के मामले में ठप हो जाएगा, या तो उसके ऊपर गवर्नर राज होगा, और निश्चित तौर पर होगा क्या, गवर्नर शासन ही लागू होगा उनके ऊपर। उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, एक संविधान संशोधन करके उन्हें कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं कुछ दिनों के लिए। वो तो हम, और अश्विनी दुबे जी हमारे साथ कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है पौरुष जी, आपने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या इस देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो आप साथ देंगे?
नहीं, देखिए हेमंत जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ना तो इनके साथ सदन के अंदर इनके साथ खड़ी हुई है, दूसरी बात मैंने आपसे जैसा कि कहा कि सरकारें अगर समय समय इसके बहुत फायदे हैं, क्यों नहीं? आप नहीं चाहते कि देश का बहुमूल्य धन जो चुनाव के नाम पर खर्च होता है, करोड़ों अरबों लाखों करोड़ रुपए, वो बचे, चुनावी खर्च घट जाए? आप नहीं चाहते कि जो वोटर्स की भागीदारी, लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है, ऐसे ही तो होता है, वो वोटर्स की भागीदारी बढ़ जाए, एक साथ देश का वोटर निकले और सबसे ज्यादा अनुपात में आकर के वोटिंग करे। आप नहीं चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि जो हमारे सुरक्षा बल है, जो हमारा सिस्टम है, वो साल भर किसी न किसी चुनाव में बिजी रहता है, वो एक साथ इलेक्शन होंगे, एक ही बार में उनका काम भी निपट जाए, 5 साल तक वो दूसरा काम भी कर पाए? आप नहीं चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आपके द्वारा जो प्रश्न उठाया गया ये बिल्कुल सही बात है, परंतु मैं इसी आपकी सही बात का तो साथ दीजिए। आपका राजनीति करने के लिए बात तो सही है, लेकिन हाँ सब हम मानेंगे नहीं। ये वाला मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। इतने बड़े स्तर पर सुरक्षा इंतजाम बिल्कुल किसी भी हालत में संभव नहीं होते। इतनी बड़ी मैन मशीनरी, इतनी बड़ी ईवीएम, इतनी सारी ईवीएम लेकर के आना, इतने बड़े सुरक्षा व्यवस्था, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर आप इनसे हेमंत जी, आप चलिए मैं आ जाऊंगा हमारे साथ में अश्विनी दुबे साहब जुड़ चुके हैं, संविधान के विशेषज्ञ। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है। और जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसी सवाल को थोड़ा सा सारगर्भित अंदाज में हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे ही आज ये खबर आई कि कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, हर भारतीय के मन में, हर राजस्थानी के मन में, हर नागरिक के मन में सवाल तो उठा कि कैसे ये संभव हो सकता है। जैसे अभी कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि ये तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप हमें बताइए कि एक देश एक चुनाव में संवैधानिक और कानूनी चुनौतियां क्या क्या हैं? देखिए, कानूनी चुनौतियां पहले आएगी कि जैसे मान लीजिए कहीं पर असेंबली इलेक्शंस हुए हैं और नई चुनी हुई सरकार है, उस सरकार को 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए अगर आप गिराएंगे या उस सरकार में वहां कहेंगे, वहां की सरकार को बर्खास्त करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। लेकिन उसकी व्यवस्था भी है कि अगर संविधान में नया चैप्टर जोड़ दिया जाए कि सरकार गिरती है, किसी स्टेट की गिराई जाती है, तो वहां पर यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। लॉ पैनल संविधान में ऐसा चैप्टर जोड़ने के लिए सिफारिश करे तो वो हो सकता है। दूसरा, 1 नेशन 1 इलेक्शन कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि पहले नहीं होता था। इससे पहले ही बड़ा इफेक्टिवली इसी देश में होता था। स्वीडन तो बड़ा छोटा सा देश है, स्वीडन का कंपैरिजन भारत के मामले में करना ठीक नहीं, वो भारत जैसे देश में ही होता था और बड़ा फ्रांस में होता है सर, अमेरिका में होता है एक देश एक चुनाव। फ्रांस में नेशनल असेंबली के और राज्य प्रमुखों के चुनाव एक साथ होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात करते हैं तो वहां भी 1 नेशन 1, वहां राज्यों के और केंद्र उसके चुनाव प्रेसिडेंट के एक साथ होते हैं। सवाल यहां पर यह है कि फिजिबिलिटी की बात जो कर रहे हैं, फिजिबिलिटी बिल्कुल संभव है। फिजिबिलिटी कैसे संभव है कि अनुच्छेद 83 का संशोधन करके संसद के दोनों सदनों का जो टेन्योर है, वो टेन्योर कहीं मान लीजिए 1 साल 6 महीना किसी प्रदेश का कार्यकाल बचा हुआ है तो उसको वहां पर कम करके और फिर जो है ये करेंगे 2029 के साथ करवाना है, तो देख के फिजिबिलिटी, तो यही सब रिपोर्ट जो अभी कोविंद, जैसे श्री कोविंद की अध्यक्षता वाली जो रिपोर्ट, कमेटी वाली रिपोर्ट है, उसमें यही है। दूसरा, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की जो अवधि है 5 साल की, उसके बारे में उसमें संशोधन करने की जरूरत है। अनुच्छेद 85 जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के विघटन से जुड़ा है कि लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं। अनुच्छेद 174 राज्यसभाओं के विघटन जुड़ा है। अब इसके फायदे की भी अगर बात करें तो फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं है। फायदा तो हम देख लेंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं ये व्यवहारिक कितना है, क्योंकि इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं। व्यवहारिक कितना है और कैसे ये प्रक्रिया क्या है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है इसमें, जिसको कैसे दूर किया जाए, इस पर थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप प्रकाश डालें सर। बाधा सिर्फ एक आएगी, वो ये आएगी कि जैसे मान लीजिए अभी झारखंड का चुनाव हो रहा है, दिल्ली का चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है। अब इन तीनों के बीच में जैसे ही इनकी सरकार कुछ महीनों चलती है, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या आप जो है इंप्लीमेंट करते हैं और सरकारों को भंग करेंगे जो तुरंत चुनी हुई है, तो उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि वहां पर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मैंडेट है। तो एक है। दूसरा, नुकसान रिसोर्सेस को लेकर के नहीं होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर के नहीं होगा,
क्योंकि उसके नुकसान की बात सिर्फ यह है कि पॉलिटिकल गिमिक की वजह से, सिर्फ इसलिए कि जो क्षेत्रीय दल है उन क्षेत्रीय दलों की जो खासतौर से उनका एजेंडा है वो कम हो जाएगा और नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि जो नेशनल पार्टीज हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो गई, आप बीआरएस की बात करिए, उसमें आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में बात करिए, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की बात, तो वो क्षेत्रीय दल है, उन क्षेत्रीय दलों के क्षेत्रीय मुद्दे हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कोई नेशनल पार्टी जाएगी तो उसका एजेंडा, उसका काम करने का जो उसका मैनिफेस्टो होगा वो नेशनल इंटरेस्ट का होगा, तो वहां क्षेत्रीय दलों को जरूर असुविधा होगी, जो अभी बात आ रही है। अश्विनी जी, आपने कहा कि ये बहुत सारे संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो इस लिहाज से अगर हम संख्या बल के हिसाब से देखें, एनडीए के घटक दलों के हिसाब से और उनकी सरकार के हिसाब से, तो दोनों सदनों में भी क्या ये सरकार आपको समर्थ नजर आती है बिना विपक्ष के सहयोग के कि इतने सारे अमेंडमेंट संशोधन करवा पाएगी? देखिए, ये लेजिस्लेटर्स के पार्ट पर है कि वो पार्लियामेंट में किसका सपोर्ट लेते हैं, कैसे सपोर्ट लेते हैं जब ये पेश किया जाता है। कई बार हमने देखा है कि राज्यसभा में किसी रूलिंग पार्टी जो अभी है, रूलिंग पार्टी का की बहुमत नहीं थी, तब भी वहां पर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन पास हुआ, तब भी वहां पर तमाम ऐसे बिल पास हुए। तो ऐसा नहीं है, वो उस मुद्दे पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस कंसेंसस पर पहुंचती है वो डिपेंड करता है। दूसरा, अगर अभी आप देखेंगे तो जो कमेटी है उस कमेटी में बहुत ही लीगल एक्यूमेन के लोग भी हैं, जैसे हरीश साल्वे साहब हैं, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, डॉक्टर सुभाष कश्यप जो लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं वो हैं, संजय कोठारी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर पहले थे, अधीर रंजन चौधरी जी, अमित शाह जी और ये बाकी लोग। तो माने वो जो पैनल है, उस पैनल ने इन सब फिजिबिलिटीज को निश्चित तौर पर एग्जामिन किया होगा और उसका रोड मैप भी बनाया होगा। वो रोड मैप जैसे ही पब्लिक इसमें एक और मेरा सवाल है और दुविधा है कि आपने कहा कि इसमें राज्यों की अनुमति भी लेनी होगी, तो कितने राज्य सरकारों की अनुमति लेनी होगी इस संविधान संशोधनों के लिए? फिर 50% तो मिनिमम चाहिए, क्योंकि इसमें अब ये मान के चले 50% जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का 50% जो है इसमें कंसेंट होना जरूरी है। और वो 50% चाहे बीजेपी रूल्ड हो या बीजेपी अलायंस की सरकारें हो या बाकी सरकारें समर्थन कर दें, तो 50% ऑफ द टोटल स्टेट्स की स्ट्रेंथ चाहिए होगी जब लोकसभा का इसमें संविधान में संशोधन करेंगे। ठीक है दुबे साहब, बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए। मैं आऊंगा वापस आपके पास में। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं और बहुत स्वागत है अटल जी आपका भी। अटल जी, कैसे संभव हो पाएगा ये? अभी हम इसी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि ये चलने वाला नहीं है, ये चलेगा नहीं, ये तो एक जुमला है, ये तो धरातल पर संभव ही नहीं है। कैसे कर पाएंगे आप, ये बताइए। हेमंत जी, कांग्रेस ने कौन सी ऐसी चीज कही कि भी जो भारतीय जनता पार्टी ने करनी चाहिए और उन्होंने सहमति दी हो? वो हर बात के लिए, भले आप ये देखिए राम मंदिर के लिए भी उन्होंने कहा था कि नहीं होगा, हो गया। 370 के लिए भी कहा था कि नहीं होगा, हो गया। तो इसी तरीके से देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इनिशियली 2 दशक तक इन्हीं का मुद्दा था। इन्हीं के जो पूर्वज है, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनफैक्ट इंदिरा जी के टाइम तक 1967 तक आराम से चला। बहुत संसाधनों का, आर्थिक कारणों का, धांधली, भ्रष्टाचार, बहुत सारों पे लगाम लगती है। ये इन्हीं के पूर्वजों ने कहा। हम पार्टी से ऊपर उठ करके देश की सोच रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन सभी मानते हैं कि एक फायदे का, इससे प्रशासनिक जो टाइम है उसकी बचत होगी, नीतिगत निर्णय लेने के लिए बचत होगी, आराम से कर पाएंगे और देश बड़ी तेजी से नहीं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई इतने सारे संविधान संशोधन इसमें करने पड़ेंगे, तो आप राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक में क्या ये संविधान संशोधन करवा पाएंगे बिना विपक्ष को साथ लिए? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और 50% राज्यों की अनुमति भी जरूरी है। कुछ मोटे मोटे सवाल हैं जिनके जवाब दीजिए सर। बिल्कुल जी। देखिए, आप ऐसे समझिए हेमंत जी कि जब रामनाथ कोविंद कमेटी है, उसमें बड़े बड़े शिक्षाविद बैठे हैं, लॉ के विशेषज्ञ बैठे हैं, उन लोगों ने इन सब चीजों को ध्यान में रखा होगा और निश्चित रूप से नहीं रखा होगा। लेकिन मैं बताइए, जहां पर राज्यसभा में आपके पास दोनों सदनों में पास कराया, कैसे होगा? एक बात बताइए। और मुझे दूसरा सवाल बताइए कि जैसे राजस्थान है, एक बात जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे राजस्थान है, 2028 में राजस्थान का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और आप कह रहे हैं कि ये
हम जो है वो करवा पाएंगे, तो फिर राजस्थान कैसे उसमें शामिल हो पाएगा, ये सवाल है। हेमंत जी, इसको आप है ना इस सवाल, पहले मैं ये राजस्थान वाले मुद्दे का आपको जवाब दे देता हूं। देखिए, ऐसा इसको जरा पलट के देखिए कि अब केंद्र में 2029 के अंदर चुनाव होने वाले हैं जी। और किसी, अब राजस्थान हो, जैसे जैसे चुनाव होते जाएंगे, पहले से अब सपोज करिए कानून आ जाता है, बिल पास हो जाते हैं और ये कानून बन जाता है, तो जितने भी जगह इलेक्शन होंगे उसको 5 साल की जगह ये तो थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा कि भाई 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, और उसके बाद में जब जो एक साथ चुनाव होंगे 2029 में लोकसभा के, तो उसके साथ करा लिए जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें बिल जब सामने आएगा ना, तो उसमें जरूर होगा। कार्यकाल 2 साल पहले पूरा हो जाएगा और वहां से क्या 2 साल तक इंतजार करेंगे वहां 2 साल के लिए क्यों नहीं? हाँ नहीं, इंतजार क्यों? आप 2 साल के लिए चुनाव 2 साल का कार्यकाल होना, तो 2 साल के लिए अभी शुरुआती दौर में ऐसे हो जाएगा, फिर एक साथ हो जाएगा। अगर मैं ये एजम्पशन कर रहा हूं, अभी बिल आने पर उसकी क्लैरिटी आएगी जी। 2029 में अगर सबके साथ चुनाव करवाना चाहते हैं, तो यहां पर राज्य में मंत्री झाबर सिंह खर्रा का एक बयान कुछ दिन पहले आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर काम कर रही है, 2025 में हम एक साथ चुनाव करवाएंगे निकाय के। कैसे होगा? देखिए, उसके लिए भी हमारे माननीय मंत्री जी अश्विनी जी वैष्णव जी ने अभी इस सवाल का जवाब दिया है कि पहले उसके अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, फिर 100 डेज के अंदर जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उनके चुनाव हो जाएंगे। तो जो झाबर सिंह खर्रा साहब मंत्री कैबिनेट राजस्थान सरकार है, उन्होंने यहाँ के जो होने वाले चुनाव हैं, अभी इस तरह का कानून नहीं है, फिर भी उन्होंने एक तरीके से तर्क लिया कि भाई ये कर दिया जाए। ठीक है, आपका तो काम बन गया है कि विरोध के लिए विरोध करना। धारा 370 भी आपके लिए संभव नहीं थी। आप ही के नेताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी दी थी और उस पर काम किया था, उसी को बीजेपी आगे बढ़ा। बोलिए कि इनका ही हम पार्टी से बढ़ के ये काम कर रहे हैं की थ्योरी दी थी, और उसके बाद में यही लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 5 साल के लिए उनका मनोनयन हुआ। एक तरफ हेमंत जी देखिए, एक तरफ तो पूरे विश्व में राइट टू रिकॉल की बात चल रही है कि भाई अगर हमने गलत जनप्रतिनिधि चुन लिए तो उनको समय से पहले बुलवा पाए। एक तरफ विश्व में इस बात की क्रांति हो रही है कि राइट टू रिकॉल की, और एक तरफ ये चुनाव को जो जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई राजस्थान के जो चुनाव है हम उनको 5 साल के बजाय 6 साल सरका देंगे, किसी चुनाव को ये 7 साल सरका देंगे, किसी चुनाव को ये पहले करा लेंगे। तो इन्होंने तो एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे अपना कब्जा कर लिया। विरोध इसी बात का है, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, खर्चे की कोई बात नहीं है। अगर राष्ट्र आगे है, राष्ट्र प्रथम है, तो राष्ट्र के लिए सोचिए। राजनीति प्रथम है तो राजनीति के लिए सोचिए। राजनीति अपने तरीके से देखेगी और जनता फिर सबको अपने तरीके से देखेगी। मैं आम जनता पर ही छोड़ करके जा रहा हूं इस बहस को। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के ये कैसे स्टेप बाय स्टेप केंद्र सरकार इस पर आगे बढ़ती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये देखना दिलचस्प।